हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड कह सकते हो रे ऑप्टिक्स हमने पूरा खत्म करा दिया है। हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स में भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में और किसके लिए, इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, देखो वेज शेप्ड फिल्म के लिए हमने बताया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे होता है। एक बार फिर से इसे देखते हैं कि कभी भी किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से यदि रे ऑफ लाइट आएगा, हम देख रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि वेज शेप क्या होता है। वेज शेप का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो शेप होता है, यानी कि इसकी कोई थिकनेस टी दी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं वेज शेप्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ग्लासेस लगे हुए हैं। ये पहला ग्लास प्लेट हो गया, ये दूसरा ग्लास प्लेट है और इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में कुछ एयर है। ठीक है ना, एयर फिल्म है, कह सकते हो एयर बहुत सारा है। तो यहाँ पर ये जो शेप बन रहा है इसके अंदर, इस शेप को हम बोलते हैं वेज शेप्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह सकते हो कि जब रे ऑफ लाइट किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आएगा और आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से जब इंटर करेगा तो कुछ रे ऑफ लाइट तो ट्रांसमिट करेगा और बचे हुए जो लाइट होंगे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो पहला आपने देखा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और ट्रांसमिट होने के बाद में इस ग्लास से रिफ्लेक्ट करेगा और दोनों ही जिस पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे वहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं। और आपने पढ़ा था कि यहाँ पर न्यूटन्स रिंग भी बनते हैं। ठीक है, न्यूटन्स रिंग का कंडीशन आपने पढ़ा है। न्यूटन्स रिंग यहाँ पर नहीं, वहाँ पे आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया था, लेकिन जो शेप था उसका शेप भी ऐसे वेज शेप ही था और वहाँ पर भी जो न्यूटन्स रिंग बने थे या कह सकते जो फ्रिंजेस जो फॉर्म्ड हुए थे वो वेज शेप्ड एयर फिल्म से ही फॉर्म्ड हुए थे। ठीक है, खैर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में। और इससे पहले हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था पिछली क्लास में। हमने आपको बताया था अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के केस में यहाँ पर हमारा एक फार्मूला मिला था 2 म्यू टी एन इजुकल्स टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज किए थे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं फ्रिंज विड्थ कैसे हम फाइंड करेंगे। फ्रिंज विड्थ को हम जानते हैं जनरली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ को। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इस पूरे फिल्म की, इस पूरे फिल्म में हम दो थिकनेस लेते हैं। पहला थिकनेस हमने ये ले लिया है, क्योंकि यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट ही आ रहा है। सॉरी, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम वेव कहेंगे, रे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो भी यहाँ से वेव्स आ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंगल वेव आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे वेव आ रहे हैं। तो कंसिडर करते हैं कि पहला वेव आकर के इस पॉइंट पे फॉल करता है और दूसरा वेव आकर के इस पॉइंट पे फॉल करता है। तो जो पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेम पैटर्न यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी है इसको हम यक्स सपोज करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसको yxn+1 सपोज करते हैं। ठीक है, इन दोनों पाथ के बीच में आप देख रहे हैं कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंसेस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगे उन फ्रिंजेस के बीच के गैपिंग को फाइंड करेंगे कि उसके उन फ्रिंजेस में डिफरेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो कह सकते हो क्या, हियर अगर हम इन दो डिस्टेंसेस के बीच के डिफरेंस की बात करें तो इन दो डिस्टेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा xn+1 -xn। ओके, हमें यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा, हियर फ्रिंज विड्थ हमें मिल जाएगा xn+1 -xn। ठीक है, क्योंकि इस दोनों के बीच की जो गैपिंग होगी वही हमारा फ्रिंज विड्थ होगा और उस फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करें तो इसे हम बीटा कहते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यदि हम इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इज टू, ये हमारा जो परपेंडिकुलर है Tn है और इसका बेस कितना xn, तो Tn/xn मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से कह सकते हो Tn इज मिल जाएगा xn इंटू tan थीटा। ओके, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और देखो, एंड अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें देखोगे tan थीटा इज मिलेगा Tn+1/xn+1। ओके,
तो हमें मिल जाएगा टी एन प्लस वन बराबर एक्स एन प्लस वन इंटू टेन थीटा। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिला। सिंपली क्या करो, सॉरी यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया ही था, तो इसको सेकंड मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था, ये फार्मूला आया था ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो एक बार जा करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट, ओके। अब देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, और दोनों में से हम टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने टेन थीटा को कॉमन ले लिया है, ओके। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिएगा इसका हमने वैल्यू फाइंड किया था, बीटा इज इक्वल्स टू था एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो क्या करते हैं, इसके पूरे प्लेस पर हम बीटा रख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल्स टू बीटा इंटू टेन थीटा, ओके। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखना। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टी एन का हम कोई एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, टू म्यू टी इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन इंटू लेमडा अपॉन टू है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे जब, तो हमें मिलेगा टू एन प्लस वन अपॉन फोर म्यू इंटू लेमडा, ओके। ये वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टी एन की बात करेंगे, जब यहाँ पे टी एन होगा, यहाँ पे जब टी एन होगा तो यहाँ पे आ गया टू एन प्लस वन लेमडा अपॉन फोर म्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी एन इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट टू एन प्लस वन अपॉन फोर म्यू इंटू लेमडा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली कह सकते हो, अगर टी एन प्लस वन हमें फाइंड करना हो तो जहाँ पर n गिवन है, इस n के स्थान पर हम n प्लस वन लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा टू एन प्लस वन प्लस यहाँ पे वन दिया हुआ है इंटू लेमडा अपॉन फोर म्यू, ओके। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन का, जैसे इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन और इसे हमने मान लिया फिफ्थ इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन के बीच में हम डिफरेंसेस फाइंड कर देते हैं, ठीक है। इस डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, इस पोर्शन को। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है। फिर हम इसे इरेज करते हैं और इसके डिफरेंसेस को फाइंड करते हैं। नाउ आगे देखते हैं, हम इस फिफ्थ इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। सॉरी, इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ वी गेट, हमें मिलेगा टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो मिल जाएगा टू एन प्लस टू वन जा टू हो गया, एंड टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो प्लस थ्री हो जाएगा इंटू लैम्डा अपॉन फोर म्यू माइनस टू एन प्लस वन इंटू लेमडा अपॉन फोर म्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, टू एन से टू एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थ्री लेमडा बचा, थ्री लेमडा में से वन लेमडा को घटाओगे तो टू लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल्स टू, थ्री लेमडा में से वन लेमडा जाएगा, कितना हो जाएगा, टू लेमडा हो गया। तो यहाँ पे मिला टू लेमडा अपॉन फोर म्यू, यहाँ पे कट गया, टू से कटा, तो मिला हमें लेमडा अपॉन टू म्यू, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू मिल गया किसका, टी एन प्लस वन माइनस टी एन का, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ओके। तो देखो हमें मिलेगा, नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा
इसके इस पूरे के जगह पे चाहो तो लिख सकते हो लेमडा अपॉन 2 म्यू। तो यहाँ पर लिखा लेमडा अपॉन 2 म्यू इजुकल्स टू क्या दिया हुआ है, बीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 म्यू टेन थीटा। ओके, तो ये आपको मिल गया फ्रिंज विड्थ, और इसकी हेल्प से हम चाहें इस फार्मूले की हेल्प से तो फ्रिंज विड्थ फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल बहुत स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में टेन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। इस फार्मूले की हेल्प से आप फ्रिंज विड्थ फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। ठीक है ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी साइंटिस्ट का नाम होगा माइकलसन, और माइकलसन नाम के किसी साइंटिस्ट ने एक इंटरफेरोमीटर बनाया था जिसके हेल्प से इंटरफेरेंस कराकर फ्रिंजेस बनाए गए थे। ठीक है ना, दो वेव का इंटरफेरेंस करा करके क्या बनाए गए थे, फ्रिंजेस बनाए गए थे। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है या फिर वो वर्क कैसे करता है। तो उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसके लिए माइकलसन ने एक सोर्स लिया था। ठीक है, एक सोर्स लिया था, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया है। हम जानते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा तो सिंपली कह सकते हो कि यहाँ से लाइट ऐसे इमिट करेगा, ऐसे यहाँ से लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। ओके, इसके पाथ में इन्होंने एक ग्लास लगाया था, ऐसे कुछ करके ऑब्लिकली कह सकते हो एक ग्लास प्लेट इन्होंने प्लेस्ड कर दिया। इस ग्लास प्लेट से जब रे ऑफ लाइट पास किया तो पास करने के बाद में यहाँ से कुछ ऐसे कह सकते हो कि रे ऑफ लाइट कुछ यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा या फिर कह सकते हो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ट्रांसमिट होने के बाद में हम जानते हैं कि इसका कुछ पोर्शन आगे की तरफ मूव कर जाएगा और इसके बचे हुए जो पोर्शन होंगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो इंटरफेरोमीटर जो लिया था, सॉरी इंटरफेरोमीटर जो बनाया था उसमें एक जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया है। ये क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ओके, इस सोर्स से रे ऑफ लाइट पास करेगा और इसके पाथ में एक यहाँ पे ग्लास प्लेट लगाया गया है। इस ग्लास प्लेट से हम जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगा तो यहाँ से इसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा और कुछ पोर्शन जो है बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मिरर प्लेस किया था। ये जो मिरर है ये इस वेव के परपेंडिकुलर था। ठीक है, ऐसा फिट किया इस मिरर को कि यह मिरर इस वेव के परपेंडिकुलर हो ताकि रिफ्लेक्ट होकर के ये जो वेव जा रही है वो सेम फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। ओके, और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक मिरर प्लेस किया था। ये जो मिरर है ताकि इस मिरर से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है वो अभी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए इन द सेम मीडियम। ओके, तो यहाँ पर लगभग आपको अरेंजमेंट को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से रे ऑफ लाइट को या कह सकते हो लाइट वेव को फॉल कराया इस ग्लास प्लेट पे जो कि ऑब्लिकली यहाँ पर लगाया गया था। यहाँ से कुछ वेव ट्रांसमिट हुए और कुछ वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चले गए। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक अनदर मिरर प्लेस किया गया था जो कि इस रे ऑफ लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट करा सके, और यहाँ पर भी एक मिरर प्लेस किया गया था ताकि यह भी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करा सके। ओके, इस कंडीशन में देखोगे इन दोनों वेव में, ये जो पहला वेव जो जा रहा है इस वेव में और इस वेव में, इन दोनों के वेवलेंथ में कुछ न कुछ डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा, या सॉरी वेवलेंथ जो पाथ है इसके पाथ में कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे, और जब पाथ डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। जब भी ये एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे तो वहाँ पर
फ्रिंजेस बनेंगे, या कह सकते हो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो उस कंडीशन में फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। अब देखना यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगा, या कह सकते हो यहाँ से जो वेव यहाँ से टकराने के बाद जब वापस आएगा, और ये वाला वेव जब भी टकरा के वापस आएगा, तो ये दोनों कुछ इधर की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीन लगाया हुआ था। यहाँ पे था एक स्क्रीन, जिस स्क्रीन पर फ्रिंजेस बन रहे थे। ओके, तो आपने लगभग समझ लिया होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए इन्होंने जो माइकलसन ने कैसा इंटरफेरोमीटर बनाया था। इसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स थे, इन अरेंजमेंट को हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ये दोनों मिरर्स हैं। ये पहला मिरर हो गया जिसको हमने इसको 1 नाम दे दिया है। ये दूसरा मिरर है, इस मिरर को हमने मिरर 2 नाम दे दिया है, और दोनों से वेव टकरा करके यहाँ पर आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब दोनों वेव टकरा के इधर आएंगे तो दोनों वेव के बीच में कुछ पाथ डिफरेंसेस हैं, और जब दोनों एक पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे तो इस पॉइंट पर कुछ फ्रिंजेस बनेंगे, यानी कि वो फ्रिंजेस कुछ इस टाइप के आपको दिखाई देंगे, ऐसे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे करके फ्रिंजेस बनेंगे। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वाइट लाइट की, कि जब वाइट लाइट इससे पास करेगा इस इंटरफेरोमीटर से, तो क्या ये जो इंटरफेरोमीटर है उसके लिए सूटेबल होगा फ्रिंजेस बनाने के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। जब भी अगर इससे वाइट लाइट यदि पास करेगा, तो आप जानते हैं कि वाइट लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि वाइट लाइट में, किसी भी वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है ना, 7 कलर्स होते हैं, और जितने भी कलर हैं उन सारे कलर का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो है वायलेट का। ठीक है, तो जैसे ही रे ऑफ लाइट यहाँ से इस कह सकते हो पहले ग्लास स्लैब से, या ऐसे कह सकते हो पहले ग्लास प्लेट से जब पास करेगा, तो उस कंडीशन में 7 कलर्स स्प्लिट होंगे। भले ही उनके बीच की दूरी कम है, लेकिन 7 कलर यहाँ पे स्प्लिट होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे आगे रेड कलर होगा और सबसे पीछे वायलेट कलर होगा। यानी कह सकते हो कि यदि रेड कलर यहाँ पर है तो वायलेट कलर कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, ये तो दूरी काफ़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली कह सकते हो कि जो उनके बीच में डिस्टेंसेस होते हैं उसके कंपेरिजन में देखोगे तो दूरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होता है उनके बीच का। वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर देखा जाए तो ये जो वाइट लाइट जब इससे जाएगा, अगर हम बात करें इस पहले वाले वेव की, तो जो पहला वेव है वो सिर्फ एक बार इसके अंदर इंटर किया हुआ है। यदि इसकी थिकनेस टी है तो कह सकते हो कि टी डिस्टेंस इसने इस थिन फिल्म के अंदर पास किया है, या कह सकते हो ट्रेवल किया है। लेकिन अगर हम बात करें इस दूसरे वेव की, तो ये जो दूसरा वेव होगा, ये देखिएगा पहले तो कह सकते हो इस टी से अंदर गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो फिर से लगभग टी डिस्टेंस के आसपास इसने ट्रेवल किया, तो यहाँ पर टी और टी मिलकर के 2t हो गया। और तीसरा फिर से जब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा तो फिर से टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि 3t हो गया, और फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो जो कह सकते हो जो पहला वेव जो आ रहा है, ये जो पहला वेव है, पहला वेव 3t डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस फिल्म के अंदर। ओके, और जो हमारा दूसरा वेव है, ये दूसरा वेव t डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि जो दूसरा वेव यहाँ से देखा जाए तो ये देखो यहाँ पे गया, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, और इसके लिए देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तब फिर आगे गया, और यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ आया, यहाँ से इस पॉइंट पर आया, और फिर स्क्रीन पर आया। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि दोनों में 2t का डिफरेंस नज़र आ रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि देखा जाए कि पहले वाले वेव से वेव का जो कंडीशन होगा, ये अगर वाइट लाइट है, तो अभी मैं मोनोक्रोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, अभी मैं वाइट लाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वाइट लाइट लेते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में तो सिंगल कलर होगा, तो उसके लिए तो एक सिंगल ग्लास प्लेट ही सफिशियंट होगा। लेकिन अभी देखते हैं व्हाइट लाइट के कंडीशन में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसा गैपिंग दिखाई दे रहा है कि ये पहला रेड है और दूसरा वायलेट, तो इसके बीच में इतनी गैपिंग है, तो कह सकते हो कि इस कंडीशन में ये जो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस आएगा, तो यहाँ पर जो वेव होंगे इनमें कुछ इतने का डिफरेंस होगा। मतलब अगर ये वाला रेड होगा तो ये वाला क्या होगा, वायलेट होगा, इसके बीच में इतने का अंतर होना चाहिए लगभग, देखा जाए तो इन दोनों का कंपेयर में देखें तो। ठीक है,
और जब दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे तो सिंपली कह सकते हो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नज़र आएगी, या कह सकते हो दोनों का वेवलेंथ अलग अलग नज़र आएगा। और यहाँ पर जब सुपरपोज करेंगे तो ऐसे कह सकते हो यहाँ पे फ्रिंजेस बनने चाहिए, लेकिन अगर ये रेड का कह सकते हो सुपरपोज करने के कारण फ्रिंजेस यहाँ पे बनेंगे तो वायलेट वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि क्लियर फ्रिंजेस नहीं बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक जो है 3t डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और दूसरा t डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए दोनों का जो अंतर है आपको दिखाई दे रहा है, दोनों वेव्स जो मूव कर रहे हैं उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जा रही है, और फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण जो फ्रिंजेस मिलेंगे यहाँ पर वो फ्रिंजेस क्लियर नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी को एक समान करना होगा ताकि दोनों वेव जो आ रहा है दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी एक समान हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में फ्रिंजेस क्लियर बनेंगे। तो इसके लिए माइकलसन ने क्या किया था, दो थिन फिल्म का इस्तेमाल किया था, या कह सकते हो दो थिन ग्लास प्लेट का इन्होंने इस्तेमाल किया था, और उस प्लेट के हेल्प से इस एरर को उन्होंने सही किया और फ्रिंजेस को फॉर्म कराया था, जो कि क्लियर फ्रिंजेस बने थे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करूंगा, इरेज करके फिर मैं उस डायग्राम को बनाता हूं आपके सामने। कंडीशन बाकी सारे सेम ही हैं, फर्क बस सिर्फ पाथ डिफरेंस का होगा। दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम आना तो लाजमी है, तो इसको माइंड नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इस एरर को इन्होंने करेक्ट करने के लिए क्या किया, एक और ग्लास इसके अंदर ऐसे प्लेस कर दिया। ये जो ग्लास है सेम इसी के थिकनेस का था, सेम मटेरियल का बना हुआ था, और कह सकते हो कि ये जो ग्लास है ये ग्लास इस ग्लास के पैरेलल था, ओके। तो कह सकते हो कि जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ से भी जब इसके अंदर जाएगा तो थोड़ा सा बेंडिंग होगा और बेंड होकर के तब आगे जाएगा, ओके। अब यदि देखा जाए कि जो रिफ्रैक्टेड वेव जब इस मिरर पे पड़ेगा तो इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो सेम उसी पाथ में आएगा। तो अब देखिएगा, हमने देखा था कि जो पहला वेव था, पहला वेव 3t डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। अब देखते हैं दूसरा वेव अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखो पहला दूसरे वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आया, t डिस्टेंस फिल्म के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक आया, t डिस्टेंस फिल्म के अंदर है, यानी 2t हो गया। और फिर जब वापस आएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर t डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कह सकते हो 3t डिस्टेंस यह भी फिल्म के अंदर हो गया। तो कह सकते हो इसका भी जो दूरी कवर हुआ इस ग्लास प्लेट के अंदर 3t है, और इसका भी जो दूरी कवर हुआ ग्लास के अंदर वो भी 3t है। मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग एक समान हो जाएगी। तो कह सकते हो कि रेड और वायलेट के बीच की दूरी अगर इतनी होगी यहाँ पर, तो इस कंडीशन में भी यहाँ से भी जो वेव आ रहा है इसका भी वही कंडीशन होगा कि रेड और वायलेट के बीच की दूरी लगभग उतनी ही होगी, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, इसको एक स्क्रीन पर फॉल कराया या किसकी दोनों को सुपरपोज कराया, तो देखा कि जो फ्रिंजेज बन रहे थे वो फ्रिंजेज क्लियर थे, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो कुछ इस टाइप से करके ऐसे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो लगभग आपने समझ लिया होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या था, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने वर्किंग भी आपको समझा दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। एक हमने बताया मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, और दूसरा हमने बताया एक वाइट लाइट के लिए कि वाइट लाइट में अगर वाइट लाइट से अगर हम फ्रिंजेस का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरोमीटर या कह सकते हो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो हमें किस प्रोसेस का अप्लाई करना पड़ेगा, या इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना होगा, या फिर ये वर्किंग कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जल्दी से अगर कुछ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसे इरेज करेंगे। सो गाइस आइए समझते हैं, हमारा अगला टॉपिक है फेवरी-पिरोट इंटरफेरोमीटर, ठीक है ना। फेवरी-पिरोट इंटरफेरोमीटर देखो क्या है, या इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, या फिर इसका वर्किंग क्या है, इन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कल हम इससे रिलेटेड डेरिवेशन को कराएंगे आपके क्लास में। तो आइए देखते हैं फेवरी-पिरोट इंटरफेरोमीटर क्या है, या ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फिर कह सकते हो कि इसमें कैसे कंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
जनरली यहाँ पे देखो करते क्या है, जो फेवरी पिरोट इंटरफेरोमीटर है इसमें सबसे पहला तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है, एक हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया है। हम जानते हैं कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा इसमें जो रे ऑफ लाइट है ऐसे चारों तरफ निकलते हैं, ठीक है, जो भी वेव्स होते हैं वेव्स इसके चारों तरफ निकलते हैं, ऐसे कह सकते हो। तो इन वेव्स को एक पैरेलल डायरेक्शन में या कह सकते हो एक सिंगल डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे एक कॉन्वेक्स लेंस को लिया गया था, यानी कि फेवरी पिरोट ने, यहाँ ये दो साइंटिस्टों का नाम है भाई, जो फेवरी पिरोट हैं, फेवरी एक साइंटिस्ट का नाम है, पिरोट दूसरे साइंटिस्ट का नाम है, और दोनों लोगों ने मिल करके इस इंटरफेरोमीटर को डिजाइन किया था। क्योंकि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंजेस बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, यानी कि उन फ्रिंजेस को हम बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्होंने फेवरी पिरोट ने, यानी दोनों लोगों ने, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के एक कह सकते हो इंटरफेरोमीटर और बनाया, और उस इंटरफेरोमीटर की हेल्प से इमेज काफ़ी क्लियर बना फ्रिंजेस का, और उन फ्रिंजेस को एनालाइज कर पाना भी काफ़ी आसान था, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या किया, कह सकते हो ऐसे मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे पास कराया, और हम जानते हैं कि जब भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इससे जाएंगे तो ये सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल चले जाएंगे, यानी कि जितने भी कह सकते हो वेव्स यहाँ से जा रहे हैं वो सारे के सारे वेव एक यूनिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब इन्होंने क्या किया, इसके पाथ में ऐसे ग्लास प्लेट पुट कर दिया था, ठीक है ना, ऐसे दो ग्लास प्लेट लगा दिया है। इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच का जो थिकनेस है इसको स्मॉल डी कंसिडर किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा, अगर यह रे ऑफ लाइट या सॉरी अगर ये पहला जो वेव है यह वेव इस फिल्म के अंदर जाएगा तो कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन होगा ऐसे। ओके, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। कह सकते हो कि जब ये थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं, ऐसे कह सकते हो कि ये ट्रांसमिट करेगा क्योंकि ये एयर फिल्म है, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो है, ये जो ग्लास हमने लिया है, पहला ग्लास हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, ठीक है। तो दोनों ग्लास प्लेट के बीच में ये जो खाली जगह है, खाली जगह मतलब ये क्या है, एयर है, ठीक है ना। तो इस एयर फिल्म के अंदर दिखाई देगा कि ऐसे कह सकते हो कि ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन होने के बाद में अगर देखा जाए तो इस सरफेस से कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ से भी ऐसे ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। वही कंडीशन फिर यहाँ पर नज़र आएगा आपको। यहाँ थोड़ा सा इमेज क्लियर बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ओके, यहाँ पर देखोगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, जो वेव आ रहा है वो वेव ऐसे ट्रांसमिट करेंगे, और ट्रांसमिट करने के बाद में यहाँ से कुछ इधर आए, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पोर्शन यहाँ से क्या हो गए, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ट्रांसमिटेड वेव हो गए। वही कंडीशन इसका भी होगा, यहाँ से कुछ इधर आएंगे और कुछ कह सकते हो कैसे ट्रांसमिट हो जाएंगे बाहर। फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, कुछ जो वेव हैं वो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे विद सेम एंगल। ओके, और कुछ जो है ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 रेज हैं, ऐसे बहुत सारे रेज हैं। यहाँ से जितने भी वेव्स निकल रहे हैं, कह सकते हो 1 2 3 वेव तो नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेव होगा और सारे के सारे वेव कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है, इस ग्लास प्लेट के अंदर। अब देखो जनरली किया क्या गया, इसके बाद में एक्रोमेटिक लेंस के हेल्प से, एक्रोमेटिक लेंस क्या होता है कि वह लेंस जिसमें कोई भी एवरेशन ना हो उसको एक्रोमेटिक लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्रोमेटिक लेंस के हेल्प से इसको, इन सभी को ऐसे कह सकते हो सुपरपोज कराया गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ऐसे कन्वर्ज होंगे, और जब कन्वर्ज होंगे तो किसी एक पॉइंट पर सारे के सारे एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके फोकस पे कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो वेव्स आ रहे हैं, ये वेव एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे यहाँ पर फ्रिंजेस का
फॉर्मेशन होगा और यहीं पर होगा स्क्रीन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्क्रीन है। और इस स्क्रीन पर जब यहाँ पर सुपरपोज करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हो ऐसे कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस बनेंगे जो कि बड़े ही क्लियर फ्रिंजेस दिखेंगे। ओके, एक बार फिर से इसे समझते हैं, फिर से समझ लो कि यहाँ पे जो फेब्री पिरोट थे, फेब्री पिरोट ने क्या किया था अपने इंस्ट्रूमेंट में, इन्होंने सबसे पहला तो एक सोर्स लिया था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जहाँ से वेव्स बाहर की तरफ निकल रहे थे। उन वेव्स को एक यूनिट डायरेक्शन में लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। ओके, ये क्या है हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। इस कन्वर्जिंग लेंस के हेल्प से जो वेव्स आ रहे थे, इन वेव्स को पैरेलल वे में फॉल कराया गया, ठीक है। इसके पाथ में यहाँ पे दो ग्लासेस लगाए गए, यानी कि पहला ग्लास प्लेट हो गया, ग्लास प्लेट, इसको हमने P1 नाम दे दिया। ये दूसरा ग्लास प्लेट है, इसको हमने P2 नाम दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने देखा कि कुछ वेव्स जो हैं ट्रांसमिट हो रहे थे। अच्छा, तुम लोगों के मन में एक ख्याल आना चाहिए कि अगर यहाँ से कुछ वेव ट्रांसमिट होंगे और कुछ रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या वो कंडीशन यहाँ पर भी तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर भी होनी चाहिए कि कुछ वेव जब ट्रांसमिट हो रहा है तो कुछ वेव ऐसे रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए इधर की तरफ, वैसे इधर भी कुछ वेव जो ऐसे रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। तो होता है यार, ठीक है ना, इस सरफेस पे भी होगा। लेकिन ये जो फिगर है, फिगर में हमें जितना समझना था, जिसको लेकर के हमें कैलकुलेशंस करने हैं, हमने उसको यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि इधर के जो वेव्स जो निकल रहे हैं, इधर भी जो वेव रिफ्लेक्ट होंगे, जो जैसे पहला जो वेव जा रहा है इधर से रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा रिफ्लेक्ट होगा, तीसरा रिफ्लेक्ट होगा, सारे के सारे रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन इन रिफ्लेक्टेड वेव का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये फ्रिंजेस के फॉर्मेशन में नहीं यूज़ हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं इसे। ओके और जब एयर फिल्म से पास करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में एयर फिल्म लगा हुआ है, जब इस एयर फिल्म से पास करेंगे तो पास करने के बाद में हमें दिखाई देगा कि कुछ वेव यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ यहाँ से ट्रांसमिट करते जाएंगे। और जो भी वेव्स ऐसे ट्रांसमिट करेंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनको एक पॉइंट पर सुपरपोज कराने के लिए एक्रोमेटिक लेंस का इस्तेमाल किया गया है। एक्रोमेटिक लेंस क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉनकेव लेंस है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, एक्रोमेटिक लेंस बनता है। हमने बताया था आपको, एक जो है क्राउन ग्लास होगा, दूसरा फ्लिंट ग्लास होगा, दोनों को मिला करके जो है बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एबरेशन नहीं होगा, और जब एबरेशन नहीं होगा यानी कि कह सकते हो कि यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर व्हाइट लाइट भी जाता, इस मोनोक्रोमेटिक को छोड़ करके अगर हम व्हाइट लाइट भी यदि इसे पास कराते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कोई एबरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक्रोमेटिक लेंस है, जिसको लिखते हैं एक्रोमेटिक लेंस। ओके, और जब एक्रोमेटिक लेंस से पास करता तो कह सकते हो कि उनके जो पाथ डिफरेंसेस आ रहे थे वायलेट और रेड के, वो पाथ डिफरेंसेस नहीं आएंगे और सभी एक पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे, और जिस पॉइंट पर सुपरपोज करेंगे वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और कह सकते हो वहाँ पर फ्रिंजेस मिलेंगे। ओके, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर क्या है, और दूसरा इसके पहले हमने जो बताया माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो भी आपको समझ में आ गया होगा यकीन, उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को भी आपने समझ लिया होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेरिवेशन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।